हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास एनवायरमेंटल साइंस फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए ये वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ इसकी जो यूनिट नंबर 3 है नेचुरल रिसोर्स, उसकी एक कंप्लीट वन शॉट रिवीजन, जिसके अंदर मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर पूरी यूनिट को कवर करवा दूंगा। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके सिलेबस में दिए गए हैं, सारी चीजें आपको डिटेल में कवर करवा दूंगा। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस वन शॉट रिवीजन को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। यूनिट नंबर 3 है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की। इस यूनिट में आपके कई सारे चैप्टर इंक्लूडेड है, बट मैंने उन्हें चैप्टर वाइज ना डिवाइड करके मैंने सिर्फ इसकी एक कंप्लीट यूनिट में से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे को लगे हमारे सिलेबस में थे वो सभी मैंने एक यूनिट के अंदर लिख दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड रिसोर्सेज। तो इट इंक्लूड ऑल दोज एस्पेक्ट एंड फंक्शन ऑफ लैंड विच कैन बी यूज्ड टू फुलफिल नीड्स। इसमें लैंड के वो सभी फंक्शंस को इंक्लूड किया जाता है जो कि ह्यूमन की नीड्स को कंप्लीट करते हैं। ह्यूमन एक्सप्लॉइटिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, माइनिंग, ग्रेजिंग, सेटलमेंट। ह्यूमन लैंड को किस लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग के लिए, ग्रेजिंग के लिए, सेटलमेंट के लिए। लैंड रिसोर्सेज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है: वेरी स्टेबल रिसोर्सेज, मॉडरेटली स्टेबल रिसोर्सेज और वेरी अनस्टेबल रिसोर्सेज। मतलब वेरी स्टेबल वो हैं जहां तक अभी तक ह्यूमंस नहीं पहुंच पाए हैं, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। मॉडरेटली स्टेबल मतलब जिनका कुछ कुछ यूज हुआ है लेकिन अभी पूरी तरीके से उनका यूज नहीं हो रहा है। और वेरी अनस्टेबल रिसोर्सेज में वो आ जाते हैं जहाँ की लैंड बिल्कुल ही बेकार कर चुके हैं ह्यूमंस अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अब लैंड रिसोर्सेज में हमें पहला पार्ट है मिनरल्स। तो इट इज प्योर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मिनरल क्या होता है? एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है दैट ऑकर नेचुरली, जो कि अर्थ क्रस्ट में हमें मिलता है। मिनरल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मिनरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनमें मेटल्स इंक्लूड होते हैं। मिनरल आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल टू ह्यूमंस। ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल मेटल मिनरल एक वैल्यूएबल कंपोनेंट होता है एक तरीके से। दीज आर 3 टाइप। मिनरल्स 3 टाइप के होते हैं: मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और फ्यूल्स। मेटेलिक मिनरल में जैसे आयरन हो गया, आपका कॉपर हो गया, ये सारी चीजें। नॉन मेटेलिक मिनरल में आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारे आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आ जाते हैं। और फ्यूल्स में आपका कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें जो भी आपको अर्थ के क्रस्ट में से मिलती हैं वो सारी चीजें आ जाती हैं फ्यूल्स में। सेकंड आता है लैंड का पार्ट, सॉइल। तो सॉइल क्या है? इट इज डिफाइंड एज आउटर मोस्ट थिन लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट विच सर्व एज मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर हैगी अर्थ की, उसे हम सॉइल कहते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। इट इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड मिनरल कंटेंट। ये किससे बनी होती है? ऑर्गेनिक और मिनरल कंटेंट से मिलकर बनी होती है। विच फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ सॉइल, जो कि सॉइल के डिसइंटीग्रेशन से फॉर्म होते हैं। इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स फॉर्म्ड बाय इरोजन प्रोसेस। ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि इरोजन के प्रोसेस से फॉर्म होता है। द टॉप मोस्ट लेयर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर कोल्ड ह्यूमस एंड मोर फर्टाइल। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो ऑर्गेनिक मैटर में ज्यादा रिच होती है, मतलब बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमस, और या फिर ज्यादा फर्टाइल होती है ये। इट इज सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को न्यूट्रिएंट और वाटर इसी सॉइल में से मिलता है। द मेजर सॉइल ग्रुप, सॉइल के कुछ पार्ट्स बनाए गए हैं: एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, एसिड सॉइल। ये सारे सॉइल के पार्ट्स हैं। थर्ड पार्ट आता है हमारा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर कवर नियरली 40% ऑफ लैंड सरफेस। एग्रीकल्चर ने पूरे लैंड सरफेस का 40% एरिया कवर कर रखा है। द टोटल वर्ल्ड एरिया सुटेबल फॉर क्रॉपिंग इज, टोटल पूरे वर्ल्ड में कितना एरिया सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए? 4.4 बिलियन हेक्टेयर, आउट ऑफ विच 1.6 बिलियन अंडर कल्टीवेशन। जिनमें से 1.6 बिलियन ऐसा है जो कि कल्टीवेशन हो रहा है, लेकिन अभी बाकी का एरिया जो है उस पर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। मोस्ट डोमिनेंट यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज बाय ह्यूमन इज एग्रीकल्चर। सबसे अच्छा यूज जो ह्यूमन करते हैं लैंड रिसोर्सेज का, वो करते हैं एग्रीकल्चर के प्रोसेस में, अपनी फूड की डिमांड्स को पूरा करने के लिए। फोर्थ है नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट आर मटेरियल ड्राइव फ्रॉम फॉरेस्ट फॉर कंजप्शन एंड प्रॉफिटेबल यूज। फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? वो कोई भी मटेरियल जो कि हम फॉरेस्ट से लेते हैं, किस लिए? या तो अपने कंजप्शन के लिए या फिर उससे प्रॉफिट कमाने के लिए उसे बेचकर, तो वो कहलाता है फॉरेस्ट प्रोडक्ट। दीज आर मेनली इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीजें आती है? टिम्बर, फायरवुड, वुड पल्प, ये सारी चीजें फॉरेस्ट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट आर यूज्ड फॉर, किस लिए हम इनका यूज करते हैं? कुकिंग के लिए, एनिमल को फीड करने के लिए, मेडिसिन के लिए और इनकम जनरेट करने के लिए। ठीक है,
फिफ्थ आता है मेडिसिनल प्लांट, जो कि लैंड रिसोर्सेज में का ही एक पार्ट है। तो दीज आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम लैंड यूज्ड बाय ह्यूमन। ये वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जो कि ह्यूमन इसका यूज करते हैं, जो कि हमें लैंड से मिलता है। अबाउट 80% ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन दिस प्लांट, और 80% से ज्यादा कंट्रीज जो हैंगी वो इन्हीं प्लांट्स पर डिपेंड हैंगी मेडिसिन बनाने के लिए, ठीक है। सिक्स्थ है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री एंड लिवलीहुड। फॉरेस्ट सर्व एज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्री। कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें फॉरेस्ट एक तरीके से किसका रॉ मटेरियल का काम करते हैं। अबाउट 2 बिलियन पीपल यूज फ्यूल वुड एंड चारकोल एज देयर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और 2 बिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि फ्यूल वुड और चारकोल को यूज करते हैं एनर्जी के सोर्स के रूप में। मैनी शोल्ड टिम्बर फॉर लैंड एरियाज टू लॉगिंग कंपनीज। कई सारे क्या होते हैं टिम्बर्स, जो पेड़ काट के लाते हैं टिम्बर्स, उन्हें बेच देते हैं किसे जो लॉगिंग कंपनीज होती हैं। और दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमें नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्ट करते हैं। अब आएगा लैंड कवर एंड लैंड यूज चेंज। तो लैंड कवर रेफर्स टू बायो फिजिकल कवर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। लैंड कवर क्या होता है, जो ऊपर से अर्थ के ऊपर एक कवर बना हुआ है किसी भी चीज का। अभी हम देखेंगे चाहे वेजिटेशन हो चाहे वाटर हो कुछ भी हो, उसे हम लैंड कवर कहते हैं। वेदर चाहे वो वेजिटेशन का हो, वाटर का हो, सॉइल का हो या फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे जो कुछ भी हो जिसने लैंड को कवर कर रखा है उसे हम कहते हैं लैंड कवर। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय फील्ड सर्वे एंड एनालाइजिंग सैटेलाइट इमेज। इसे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कितना लैंड कवर एरिया है, तो या तो हम उसका सर्वे करें, जा जाकर देखें, या फिर सैटेलाइट की इमेजेस की मदद से हम पता लगा सकते हैं। लैंड कवर कैटेगराइज्ड इनटू 17 क्लासेस। लैंड कवर को हमने 17 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, जिनमें से कुछ दिए हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में वुडलैंड, शर्बलैंड, ग्रासलैंड और कई सारे, ठीक है। लैंड यूज क्या होता है, तो लैंड यूज रेफर्स टू पर्पस द लैंड सर्व्स। वो पर्पस जिसके लिए लैंड का यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं लैंड यूज। लैंड यूज चेंज मीनिंग कन्वर्जन ऑफ टेरेस्ट्रियल लैंड सरफेस फॉर एथ्रोपेजेनिक यूज। लैंड यूज में क्या होता है, जो हमारी टेरेस्ट्रियल लैंड होती है हम उसे चेंज कर देते हैं अपने फायदे के लिए, उसे हम कहते हैं लैंड यूज। लैंड यूज हैज बीन इंक्रीजिंग यूज फॉर सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, माइनिंग, अर्बनाइजेशन। लैंड का हम किस लिए ज्यादा यूज कर रहे हैं, या तो सेटलमेंट के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ग्रेजिंग के लिए, माइनिंग के लिए या अर्बनाइजेशन के लिए। मेजर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ लैंड यूज चेंज आर। लैंड यूज करने से क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या इसके एनवायरमेंट पर इम्पैक्ट्स होते हैं। तो नंबर 1 क्लाइमेट चेंज हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है उस एरिया की, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, डिफोरेस्टेशन हो जाता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, वेस्ट एग्रीगेशन होता है, ठीक है। अब देखना है लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। तो लैंड डिग्रेडेशन इट इज डिफाइंड एज डेटरेशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन बाय ह्यूमंस। जब हम लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है उसे खत्म कर दें, किसकी वजह से, ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से, तो उसे हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। इट अफेक्ट सॉइल केमिस्ट्री एंड सॉइल बायोडाइवर्सिटी। इससे क्या सॉइल की केमिस्ट्री और बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है। इट हैव रिड्यूस द कैपेसिटी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर ह्यूमन काइंड। और जो सॉइल पहले हमें गुड्स देती थी हमारी मदद के लिए, वह उसकी कैपेसिटी अब कम हो जाती है लैंड डिग्रेडेशन से। मेजर कॉजेज क्या क्या हैं लैंड डिग्रेडेशन के, डिफोरेस्टेशन होता है, सॉइल इरोजन, क्लाइमेट कंडीशन, ड्राउट, फ्लड, सॉइल पॉल्यूशन, अर्बनाइजेशन। इन चीजों की वजह से लैंड का डिग्रेडेशन होता है। अब अगर हमारे पास सॉइल इरोजन क्या होता है, तो इट इज लॉस और रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल ड्यू टू नेचुरल फिजिकल एजेंट लाइक विंड, वाटर एटसेट्रा। मतलब जब जो सबसे ऊपर वाली लेयर है सॉइल की वो खत्म होनी शुरू हो जाए, उसका लॉस होना, रिमूवल, हटना शुरू हो जाए, मतलब वो खत्म होने लगे एक तरीके से, किसकी वजह से, विंड, वाटर, इन सारी चीजों की वजह से, तो उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। इट लीड्स टू प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल। इससे क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है सॉइल की वो कम हो जाती है। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, ओवरग्रेजिंग, डिफोरेस्टेशन, एक्सपोज टॉप सॉइल टू विंड एंड वाटर इरोजन। ज्यादा कल्टीवेशन करना, ओवरग्रेजिंग करना, डिफोरेस्टेशन, ये सारे रीजन होंगे सॉइल इरोजन के, ठीक है। रीजन क्या क्या है सॉइल इरोजन के, तो वेदर, क्लाइमेट, डिफोरेस्टेशन, सॉइल कंटेंट, कल्टीवेशन, ओवरग्रेजिंग। वही जो अभी मैंने ऊपर बताया वही दे रखा है इसको, आपको ये अलग करके, ठीक है। अब आएगा डेजर्टिफिकेशन टॉपिक। तो इट इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन विच सेमी ड्राई रीजन बिकम इंक्रीजिंगली एरिड, रिजल्ट इन लॉस ऑफ वाटर बॉडीज, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, मतलब जो कुछ अभी सेमी एरिड रीजन्स हैं
उनमें जब वाटर बॉडीज है वो खत्म होने लग जाए, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, वो सारी चीजें बहुत कम होनी शुरू हो जाएं और जिससे वो क्या हो जाए, एक तरीके से डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। वन मेजर प्रॉब्लम दैट अराइज आउट ऑफ डेजर्टिफिकेशन इज माइग्रेशन ऑफ पीपल। डेजर्टिफिकेशन की वजह से क्या होता है, वहां पर जो लोग रहते हैं फिर वो वहां से माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। It began with land slowly getting degraded due to deforestation, overgrazing, modern agriculture practice, increasing urbanization, exploitation of groundwater। ये डेजर्टिफिकेशन होता किस चीज की वजह से है, वही सारे रीजन हैं, डिफोरेस्टेशन की वजह से, ओवरग्रेजिंग की वजह से, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, इन सब की वजह से डेजर्टिफिकेशन होता है। It leads to loss of farmland, increase in hunger, poverty, social inequality, overpopulation। ये इसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो जाते हैं, तो जो फार्म मतलब खेती करने वाली एक तरीके से लैंड होती है वो खत्म हो जाती है, हंगर मतलब भुखमरी आ जाती है एक तरीके से, पॉवर्टी बढ़ जाती है, सोशल इनइक्वालिटी बढ़ जाती है और पॉपुलेशन किसी एरिया की ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। तो इट इज क्लियरिंग और परमानेंट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट एरिया सो दैट इट इज अवेलेबल फॉर अदर यूजेस। मतलब जब हम परमानेंट साफ कर दें, मतलब काट दें पेड़ों को, फॉरेस्ट एरिया को काट के साफ कर दें परमानेंटली, किस लिए, हमें वहां पर कुछ और काम करना है, उसकी वजह से जब हम फॉरेस्ट को हटा दे तो उसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। इट लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन। ये इससे क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, तो लैंड डिग्रेडेशन होता है, सॉइल इरोजन होता है, डेजर्टिफिकेशन होता है। अब कॉजेज क्या क्या है डिफोरेस्टेशन के, तो नंबर 1 एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन के लिए हम फॉरेस्ट को काट देते हैं। सेकंड अर्बनाइजेशन के लिए काट देते हैं। थर्ड हार्वेस्टिंग वुड फॉर यूज एज फायरवुड, फायरवुड के लिए काट देते हैं कि हमें वुड चाहिए। फोर्थ फॉरेस्ट फायर हो जाती है तो डिफोरेस्टेशन होता है। इलीगल लॉगिंग मतलब लोग इलीगली पेड़ काट के ले जाते हैं तो उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो जाता है। माइनिंग की वजह से डिफोरेस्टेशन होता है। अब आएगा हमारे पास एक टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग। माइनिंग और डैम बिल्डिंग बनाने के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, तो डिफोरेस्टेशन होता है, लॉस ऑफ वेजिटेशन होता है। कैसे, जब हमें कोई भी माइन या डैम बनाना पड़ेगा तो वहां के लिए हमें एक बहुत बड़े एरिया की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काट देते हैं और वहां पर माइनिंग और डैम बना देते हैं, तो इससे डिफोरेस्टेशन होता है और वहां की जो वेजिटेशन है वो खत्म हो जाती है। सेकंड है पॉल्यूशन। माइनिंग की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, उसमें जब हम माइनिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा धूल वगैरह उड़ती है। थर्ड है लैंड डिग्रेडेशन एंड वाटर लॉस। क्या होता है, लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है उस एरिया में वो कम हो जाती है डैम की वजह से और माइनिंग की वजह से, और वाटर खत्म हो जाता है क्योंकि माइनिंग के प्रोसेस में बहुत ज्यादा वाटर का यूज होता है। डी एस सिल्टेशन। सिल्टेशन क्या होता है, मतलब जो वन ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय डैम इंडस्ट्री, जो डैम बनाते हैं उनको सबसे ज्यादा ये फेस करनी पड़ती है, विच इज इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट ब्रॉट अलोंग बाय रिवर एट बॉटम ऑफ डैम। क्या होता है, जब रिवर आती है और उस पर कोई डैम बनाया जाता है तो क्या होता है, रिवर अपने साथ में कुछ सेडिमेंट्स मतलब एक तरीके से रेत लेकर आती है बहता हुआ, और वो जब डैम में आके पानी रुक जाता है तो वो रेत सारा नीचे जाके जमा हो जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसे हम कहते हैं सिल्टेशन। तो इससे क्या होता है, जो डैम की कैपेसिटी होती है वाटर स्टोर करने की वो कम हो जाती है क्योंकि नीचे तो रेत इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ई है बायोडाइवर्सिटी लॉस। इनकी वजह से वहां के एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी वगैरह होती हैं वो सारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती हैं। एफ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। अब अगर हमें कहीं डैम या माइनिंग करनी है तो वहां पर जो पहले से लोग रह रहे होते हैं उन्हें हमें हटाना होता है। ये हो गया हमारा कंप्लीट लैंड रिसोर्स के बारे में। अब आएगा हमारे पास एनर्जी रिसोर्स। तो एनर्जी मींस एबिलिटी कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी या कैपेसिटी काम करने की, तो उसे हम कहते हैं एनर्जी। टू लॉ देंगे एनर्जी के। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं ना एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बस इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। सम एनर्जी इज ऑलवेज डिसिपेटेड इनटू अनअवेलेबल फॉर्म। कुछ ऐसी एनर्जी है जो हमेशा अनअवेलेबल फॉर्म में रहती है और हम उसका यूज नहीं कर पाते। एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वेजिटेशन फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ सेल्स। एनर्जी की जरूरत सभी को होती है, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वेजिटेशन हो, सभी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अबाउट 99.8% एनर्जी कम फ्रॉम सोलर रेडिएशन। जो पूरे अर्थ की 99.8% एनर्जी है वो कहाँ से आती है, वो सोलर एनर्जी से आती है, सोलर रेडिएशन से।
अब आएगा ग्रोइंग एनर्जी नीड्स। तो द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ प्रोसेस ऑफ कंट्री रिक्वायर जनरेशन एज वेल एज कंजप्शन ऑफ एनर्जी। अगर हमें कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है तो हमें एनर्जी के कंजप्शन की जरूरत पड़ेगी। ग्रोइंग एनर्जी नीड्स इज इंडेक्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। ये एक इंडेक्स होता है जो बताता है कि कोई नेशन कितना डेवलप कर रहा है, जिस अकॉर्डिंग से वो एनर्जी कंज्यूम करता है। रीजन क्या है एनर्जी के डिमांड के बढ़ने के? तो ग्लोबलाइजेशन में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है जिसमें हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। बी है इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल की फॉर्म में। सी है इंक्रीजिंग वेल्थ बढ़ने की वजह से अब लोग एनर्जी की डिमांड और कंजप्शन ज्यादा शुरू कर देते हैं। डी रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से भी एनर्जी रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब आएगा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के दो सोर्सेज हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज में क्या आते हैं? वो सोर्सेज जिनका यूज हम एक से ज्यादा बार कर सकते हैं और वो कभी भी खत्म नहीं होते, हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, वो सारे होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें क्या क्या आते हैं? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, अर्बन वेस्ट एनर्जी, एग्रीकल्चर वेस्ट एनर्जी, ये सारे सोर्सेज आते हैं इसमें। दीज आर नॉन पॉल्यूटिंग एंड इको फ्रेंडली। ये नॉन पॉल्यूटिंग होते हैं और इको फ्रेंडली होते हैं। इसी का बिल्कुल उल्टा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं और अगर ये एक बार खत्म हो जाए तो इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। एडवांटेज दिए गए हैं रिन्यूएबल सोर्सेज के, तो अवेलेबल इन एडिक्वेंट क्वांटिटी, हमारे पास एक अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं, फ्री टू यूज़ हैं। इनमें कार्बन इमिशन जीरो होता है, मतलब पॉल्यूशन नहीं करते, इको फ्रेंडली होते हैं, लीस्ट एक्सपेंसिव होते हैं और दीज रिसोर्सेज हेल्प इन क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। और इन रिसोर्सेज की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। डिसएडवांटेज क्या है? तो हाई कॉस्ट ऑफ इनिशियल, जब हमें स्टार्टिंग में कोई रिन्यूएबल सोर्स मतलब डेवलप करना पड़ता है तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग में उसका सेटअप जो होता है वो थोड़ा महंगा होता है। सेकंड, नॉन अवेलेबिलिटी एट ऑल टाइम, हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकता, अभी है लेकिन हमारे पास। थर्ड है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज प्रोड्यूस करने के लिए हमें वहाँ पर प्लांट वगैरह सेटअप करने पड़ते हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट का लॉस होता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का एडवांटेज दे रखे हैं, तो ये चीपर होते हैं, इजी टू यूज होते हैं, रिलीज ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं ये, जितने रिन्यूएबल सोर्सेज नहीं देते उससे ज्यादा एनर्जी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज देते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो लिमिटेड है हमारे पास और एक दिन आकर खत्म हो जाएंगे। दिस विल नॉट एसेसेबल फॉर एवरीवन, हर किसी को अवेलेबल नहीं होते, एसेसेबल नहीं होते और ये इको फ्रेंडली भी नहीं होते हैं। टाइप दिया है रिन्यूएबल एनर्जी के, तो सोलर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि हम सन की रेडिएशन से प्रोड्यूस करते हैं, उसे सोलर एनर्जी कहते हैं। सेकंड है विंड एनर्जी, हाई स्पीड विंड के चलने की वजह से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसे विंड एनर्जी कहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग वाटर में से जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम रनिंग या फॉलिंग वाटर में से, तो उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। फोर्थ है हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन क्या एनर्जी कौन सी होती है? एज हाइड्रोजन बर्न इन एयर इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर विद इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है एयर के प्रेजेंस में तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बना देती है और एक बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी क्रिएट कर देती है। फिफ्थ है ओशियन एनर्जी। ओशियन की जो टाइड्स होती है, मतलब जो वेव्स होती है एक तरीके से, उनसे जब हम एनर्जी बना लेते हैं तो उसे ओशियन एनर्जी कहते हैं। सिक्स्थ है टाइडल एनर्जी। तो जो वाटर की टाइड्स होती हैं उनके ऊपर उठने की वजह से और वापस नीचे गिरने की वजह से जो जब एनर्जी क्रिएट कर ली जाती है तो उसे टाइडल एनर्जी का नाम दे दिया जाता है। अब आएगा एनर्जी कंटेंट ऑफ फोसिल फ्यूल एंड बायोगैस। फोसिल फ्यूल और बायोगैस में क्या क्या एनर्जी कंटेंट होते हैं उनके बारे में। तो नंबर वन है कोल। तो इट वाज फॉर्म ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस एज। ये कब फॉर्म हुआ था? कार्बोनिफेरस एज में फॉर्म हुआ था, लगभग 255 से 350 मिलियन ईयर्स एगो। द प्लांट एंड एनिमल ड्यूरिंग दिस पीरियड गेटिंग ब्यूरिड। क्या हुआ था? जो प्लांट एंड एनिमल थे वो उस टाइम पर जो नेचुरल कैलेमिटी आई थी उस टाइम पर उससे जमीन के नीचे दब गए और कई सालों तक दबे रहने की वजह से और अर्थ के प्रेशर की वजह से वो पीट और कोल में कन्वर्ट हो गए। पीट इज ऑल्सो नोन एज प्रीकर्सर ऑफ कोल। पीट क्या होता है? जब कोल बनने से पहले जो चीज बनती है उसे हम प्रीकर्सर वो पीट कहते हैं। इट इज सॉफ्ट, ये एक सॉफ्ट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि डिकेड प्लांट और डिपॉजिट को कंसिस्ट करता है। व्हेन सब्जेक्ट टू हाई प्रेशर एंड हीट पीट बिकम्स कोल। और जब उस पर ज्यादा हाई प्रेशर और एनर्जी हीट होती है तो उससे वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है पीट की वो होती है 5400 किलो कैलोरी पर ग्राम।
ठीक है। सेकंड है पेट्रोलियम, तो इट इज कंसिडर्ड एज लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी एट ग्लोबल लेवल। आज के टाइम पर ये हर इकोनॉमी की लाइफलाइन है एक तरीके से, एंड इज क्लियरर देन कोल, और कोल से ये थोड़ा सा साफ होता है, जितना कोल पॉल्यूशन करता है उतना ये पॉल्यूशन नहीं करता। 67% of total petroleum reserve are restricted to 13 country in world together form OPEC। जो 67% है टोटल पेट्रोलियम का रिजर्व, वो 13 कंट्रियों ने एक्वायर कर रखा है, जिन्हें हम ओपीईसी के नाम से जानते हैं। आगे है नेचुरल गैस, तो अ फॉसिल फ्यूल गिफ्ट फ्रॉम नेचर इज कंपोज्ड ऑफ मीथेन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन इन प्रोपेन। ये फॉसिल फ्यूल एक गिफ्ट है नेचर का। इसमें क्या क्या आता है, मीथेन 95% है और साथ में थोड़ी अमाउंट में इथेन और प्रोपेन है। इट इज क्लीनेस्ट सोर्स, ये सबसे क्लीनेस्ट सोर्स है एनर्जी का, इजिली ट्रांसपोर्टेड हो जाता है पाइपलाइन के थ्रू और बिना स्मोक या पॉल्यूशन के जलता है ये, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो ये यूनिट नंबर 3 है, इसकी वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट था सारा आपको कवर करवा दिया। होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।